चाहिए, मतलब कुछ कुछ तो आपको याद होना चाहिए, जैसे जीएस 3 का फर्स्ट संसाधन विकास अर्थव्यवस्था, ये सब मतलब आपको याद हो जाना चाहिए एकदम। तो सिलेबस सबसे मेन है, सबसे पहले आपके पास सिलेबस अपनी राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, आप सब अपनी राइटिंग में सिलेबस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, मतलब 2014 से लेके और अब तक, 2014 से लेके अब तक जितने भी मतलब हमारे मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने क्या किया था, देखो जीएस 4 का तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें केस स्टडी है तो हम हाथ से नहीं लिख सकते, लेकिन जीएस 1 2 3 मतलब मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे कि आप उसको लिखेंगे अपने हाथ से। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पहले आपके पास सिलेबस है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सिलेबस है और इसमें से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए और अपनी राइटिंग में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे आपके मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि मतलब ऐसे मतलब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे हम सोर्सेज। सोर्सेज देखिए मैंने कोचिंग नहीं की थी तो शायद मैं आपके मतलब कंटेंट के बारे में शायद हो सकता है मोर देन इनफ हो, तो मैं पर्सनली नहीं बता पाऊंगी कि वो कंटेंट मतलब कैसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार जो आपको कंटेंट मिल गया आप उस पर स्टिक रहिए, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए, वही ध्यान रखना है 1 साल में करना है ना, तो ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो बिखर जाता है। फिर अपने रिसोर्सेज जितने ज्यादा हो सके कम रखिए, मतलब जितना आप कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, क्योंकि ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे नहीं है कि मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं यहाँ, लेकिन नहीं हो पाता है। बस हमें क्या करना, जैसे आप राज्यसभा देख सकते हैं, लेकिन देखिए मैं बता दूंगी बहुत सारे रिसोर्सेज, लेकिन होता नहीं है कुछ वो रिसोर्सेज मैंने खूब सुने टॉपर से, लेकिन राज्यसभा देखा नहीं मैंने कभी भी, ठीक है। लेकिन बस ये है कि हाँ कभी कभी जैसे लगे कि थोड़ा सा फ्री टाइम है और बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप ऑनलाइन ऐसी कोई डिबेट सुन सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उस पे, तो उसके लिए मुझे लगता है आकाशवाणी पे जो आता है मतलब वो थोड़ा सा सुन लेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो नहीं किया मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए था वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो भी कर लेना, ठीक है। तो सोर्सेस हो गए और उसके बाद आते हैं हम रिवीजन पे। देखिए सबका पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, आई एम जस्ट सेइंग माइन, मतलब मैंने क्या किया, ठीक है। मैं क्या करती थी, जैसे मेरा शेड्यूल क्या होता था कि मैं एक टॉपिक उठाती थी, मतलब एक सिलेबस का, जैसे जीएस 1 है तो अगर मैंने जीएस 1 उठाया तो मैं पहले हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी। कई बार टॉपर्स ऐसे भी करते हैं, कोई 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, मतलब आप पॉलिटी के साथ हिस्ट्री कर रहे हैं या ज्योग्राफी कर रहे हैं, वो आपकी क्लासेस चलती होंगी तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, लेकिन मैं ऐसे करती थी कि एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के साथ हमारा करंट अफेयर्स भी चल रहा है, न्यूज़पेपर भी चल रहा है, फिर रिवीजन भी करना है, तो मुझे लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट लेके चलती थी। जैसे मेरा हिस्ट्री शुरू हुआ तो जैसे पहले एनसीईआरटी शुरू की मैंने, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो शुरू की, उसके बाद दोबारा से रिवीजन किया। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपको एक सब्जेक्ट शुरू करना है या 2 सब्जेक्ट शुरू करने हैं, पर मैंने एक सब्जेक्ट शुरू किया था, मतलब बीच में अगर कुछ मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं छोड़ देती थी कि ये बाद में कर लेंगे, मतलब अभी अगर नहीं आ रहा है, मतलब जब मैं देख लेती थी ऑनलाइन सारा कि नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करती थी। तो आपके पास तो टीचर्स हैं, आप तो मतलब आपस में दोस्त भी सारे यूपीएससी वाले हैं, तो मतलब फ्रेंड से भी हो सकता है, टीचर से भी हो सकता है आपका मतलब जो भी डाउट है, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा प्रीलिम्स मेंस और ऐसे करके बता देती हूँ थोड़ा सा ठीक है। पहला पेपर जीएस वाला, ठीक है, और दूसरा पेपर सीसेट वाला। देखिए मैं इतना कहूंगी कि अभी प्रीलिम्स थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो प्रीलिम्स को मतलब हम लाइटली ना लें, और हिंदी मीडियम में तो वैसे प्रीलिम्स में थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, है ना, तो प्रीलिम्स को आप एकदम छोड़े ना, पूरा फोकस रखें, मेंस पे तो रखना ही है क्योंकि रैंक वही बनाएगा, लेकिन प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीसेट बता देती हूँ। देखिए सीसेट क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मेरा मैथ्स ठीक था, मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ सीसेट के लिए, लेकिन अभी क्लासेस चलती होंगी तो सीसेट आप देख लीजिएगा, मतलब सीसेट में वैसे भी क्वालीफाइंग की है, लेकिन वैसे वही हल्के में नहीं लेना है ना। बच्चों को मैंने देखा है, कई बच्चे मतलब मेरे साथ भी थे जिनका जीएस में 120 स्कोर हो रहा था और सीसेट करना है, उसमें टॉप थोड़ी करना है, तो बस आप मैंने ऐसे किया था, मैक्सिमम मैंने मैथ्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ताकि मतलब मेरे एकदम आंसर निकल गए थे, तो मुझे पता था ये ठीक ही है, तो मैं अटेम्प्ट भी ऐसे ही करके आई थी एकदम, मतलब ऐसे करके कि हाँ बस पास होना है, क्वालीफाई करना है, वही। तो सीसेट का आप देख लीजिएगा। मैं जीएस का बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अगर आप अच्छे से पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, शायद आते हैं, लेकिन 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब वहां अगर आप मेंटली स्टेबल हैं और एक्टिव हैं तो ही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, वो अपनाना पड़ेगा। और जितना हमने पढ़ा है, देखिए यूपीएससी थोड़ा सा अब डायनामिक हो रहा है, मतलब इंटरकनेक्टेड करके पूछता है, जैसे करंट में अगर कोई न्यूज चल रही है तो उसका वो बेसिक पूछेगा, उसकी हिस्ट्री उठा के पूछेगा, तो ऐसे हमें डायनामिक अप्रोच लेके पढ़ना है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 40 तो हो जाएंगे हमारे वैसे ही जो आते हैं, बच गए 60। तो आप कोशिश करना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम, ये बिल्कुल मत करना कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और आप सोचे 50 सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। लास्ट टाइम शायद मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे और इस बार 92, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितने ज्यादा हो सके, मतलब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि एकदम ब्लैंक है, मतलब लग रहा है कि देखा ही पहली बार है और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सिर्फ आप उसको छोड़िए। अगर कहीं आपका 50-50 हो रहा है एलिमिनेशन से, या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत शायद आता है, तो रिस्क ले लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर 92 भी आप क्वेश्चन सही करेंगे तो मुझे लगता है कट ऑफ मैक्सिमम 50 तक जाती है, क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, मैक्सिमम 50 तक जाती है, तो हमारे पास 42 क्वेश्चन है ऐसे जो हम रिस्क लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे, मतलब 90 से ऊपर ही, 92 तक। अगस्त 2020 मतलब कुछ ऐसा था, और प्रीलिम्स था उस टाइम जून में, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो थोड़ा टाइम मिल गया था एक्स्ट्रा, शायद अच्छा था लग इसलिए। तो मतलब अगर आपका इस बार मई में है तो आप उस हिसाब से मतलब कैलकुलेट करके 3-4 महीने पहले से एकदम प्रीलिम्स पे फोकस, एकदम प्रीलिम्स पे, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो गया तो प्रीलिम्स के बाद भी हमें 3 महीने मिलते हैं, मतलब इतना अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम उस 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स को एकदम हल्के में ना ले। मैं मतलब लिटरली बता रही हूं, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था तो मुझे ये लगता था कि इस बार मेंस ना दूं, क्योंकि मेंस की तैयारी नहीं है उतनी अच्छी, मुझे लगा कि नहीं होएगा मेंस तो, लेकिन जब मतलब वो 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की और पूरी मेहनत की तो हो गया, है ना तो इसलिए प्रीलिम्स अच्छे से करना है 3-4 महीने पहले। अभी इस बार शायद आपका मई में है ना, 28 को कुछ है, हाँ, तो मतलब 3-4 महीना आप कैलकुलेट करिए, फरवरी से मतलब स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स की पढ़ाई, मतलब एकदम प्रीलिम्स पे फोकस हो जाना। देखो सिलेबस तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सोर्सेज भी हमारे सेम ही है, वही न्यूज़पेपर वही बेसिक, लेकिन थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज हो जाती है, प्रीलिम्स में थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाते हैं। वैसे अब तो थोड़ा सा वो और भी डायनामिक पूछने लगे कॉन्सेप्ट को घुसा के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा बस अप्रोच चेंज होगा, पढ़ाई आपकी वही रहेगी, है ना। तो प्रीलिम्स आप 3-4 महीने पहले से शुरू कर दीजिएगा। और प्रीलिम्स के लिए जो मतलब स्पेसिफिक मैंने किया, देखिए ज्यादा नोट्स मत बनाइएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे डेली, कौन सा पढ़ते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मतलब इंग्लिश का पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते, मतलब देखिए थोड़ा, ठीक है।
और एक प्रीलिम्स के लिए क्विज मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है, मतलब मैंने बहुत की थी ऑनलाइन भी, टेस्ट सीरीज तो मैं बताऊंगी बाद में, क्विज भी मैंने की थी ऑनलाइन, जस्ट की वेबसाइट पे भी आती है, आप वहां देख लीजिए या कहीं भी जहां भी आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे, अगर मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से कोई क्विज हो रही है तो क्विज कर लीजिएगा, उससे मतलब थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे हिस्ट्री में अगस्त प्रस्ताव है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ये बातें थी 3-4, लेकिन जब क्विज होती है तो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो उस टाइम हमें ये पता चलता है कि हाँ ये वाला पॉइंट हमसे छूट गया था, ये रक्षा की जगह वो विदेश लिख देते हैं, और मतलब संविधान सभा में किस किसको शामिल करेंगे तो थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, तो जब हम क्विज करेंगे तो पता चलेगा कि शायद ये पॉइंट हमसे छूट गया था, तो इसलिए क्विज जरूरी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स से मतलब मैंने शायद 60 लगाए होंगे, 60 मतलब टेस्ट किए थे मैंने, ऐसे तो नहीं दिए कहीं टेस्ट, मैंने मतलब ले लिए थे वहीं से, और मतलब प्रिंटेड और मैं बस कर लेती थी और फिर मैच कर लेती थी, और फिर उसका जो भी सोल्यूशन था जो मुझे नोट डाउन करना होता था वो नोट डाउन, तो मतलब कम से कम 60 तो आपको करने ही हैं, हर हाल में करने हैं, और ऐसे नहीं कि कर लेने हैं और फिर बस छोड़ देने हैं कि ठीक है इतना सही हो गया, मतलब करने के बाद हमें उसका सोल्यूशन भी देखना है, ये भी देखना है कि कहाँ गलती हुई, कौन सा हमें नहीं आया, कौन सा आया, तो मतलब 2 महीने पहले अगर आप डेली भी एक टेस्ट करेंगे तो 60 मतलब मोर देन इनफ है, इतना ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ही। आपको कुछ पूछना हो प्रीलिम्स के लिए, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए कि घबराहट होती है? मेंस में देखिए पैटर्न आपको सबको पता है, कितने पेपर होते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4, ऐसे का होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा ऑप्शनल होता है ना, और फिर कंपलसरी होता है। कंपलसरी में हिंदी में तो हमें दिक्कत होती नहीं है, देखते ही नहीं है हिंदी वाला तो, है ना। इंग्लिश वाला थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो कंपलसरी सबसे पहले बता देती हूँ, जैसे कंपलसरी के लिए कुछ नहीं पढ़ना, मतलब बिल्कुल पढ़ नहीं लेनी कंपलसरी वाले की कि हाई इंग्लिश का है, नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस अगर आप डेली हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो इतनी इंग्लिश तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। और बस इतना सा करना है कंपलसरी के लिए कि जब आप मेंस लिखने जाएं उससे पहले 2 पेपर, बस मैक्सिमम 2 कंपलसरी के पेपर अगर आप लिख लेंगे बैठ के यहाँ कोचिंग में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब मैं कहाँ रुक रहा हूँ, कहाँ मतलब मुझे दिक्कत हो रही है ना। तो 2 मतलब पेपर मैंने तो खैर नहीं लिखा एक भी, लेकिन लिख लेना, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कि लिख लेना चाहिए, मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो मुझे लगा कि हो जाएगा इंग्लिश वाला तो लेकिन दे लेना 1-2 टेस्ट, तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, मतलब क्या ही 3 ही घंटे लगते हैं, क्या ही जाता है जब मेंस देंगे उस टाइम। तो एक कंपलसरी के लिए जो मैं बताऊंगी ऐसे आता है, इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे आता है, शायद 100 नंबर का आता है, इंग्लिश में लिखना होता है वो टॉपिक एकदम मतलब सिंपल होते हैं, एजुकेशन होगा, वुमेन होगा, हेल्थ होगा, या कुछ ऐसा मीडिया सोशल मीडिया कुछ ऐसा होगा, लेकिन बस एक काम करना है, पूरे पेज भर देना है। 6 पेज आते हैं इसमें, पूरे पेज भर के आने 6, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको आता नहीं था इसलिए पेज खाली रह गया, 6 पेज पूरे भरने और 1-2 पोएम याद कर लेनी इंग्लिश की, ठीक है। मतलब जो कोट्स डाल सके, थोड़े खतरनाक 1-2 ऐसे हो कि उसको लगे हाय इतना, तो जैसे मतलब मोस्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट के होते हैं जो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और एक जॉन कीट्स के हैं 1-2, तो एक वो रविंद्रनाथ टैगोर का मैं तो हर में लिखती थी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वो लंबा सा था मैंने पूरा याद कर लिया था, ये चेप के आना क्या है 12 लाइन तो इसलिए पोएम याद कर लिया, मतलब कोई भी कोट्स, मतलब अच्छे कोई नेल्सन मंडेला के कोट्स हो या कोई पोएम हो जो अच्छे हो, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हो, नेल्सन मंडेला के, गांधी जी के हैं, विवेकानंद के हैं, ऐसे कोट्स, बस इसके लिए यही है। ग्रामर थोड़ी सी देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, मतलब कि ग्रामर में मतलब 20-25 नंबर मिल जाए ताकि ये ना लगे कि ग्रामर एकदम ऐसी है, तो बस कंपलसरी के लिए इतना ही। आप एक दो टेस्ट देंगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब कैसा आ जा रहा है, कंपलसरी के लिए इतना ही। उसके बाद GS1 सिलेबस आपको पता है सबको, हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आपको क्लासेस चलती होंगी, नोट्स मिलते होंगे, मेरे सोर्सेस थोड़े अलग रहे हैं लेकिन दैट डजंट मैटर, मतलब ठीक है सोर्सेस वो सारे कवर आपके टीचर्स करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जितना आपको पढ़ाया जाए पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, मतलब एकदम सीरियस, इस बार एकदम सीरियस पढ़ाई, एकदम सीरियस टारगेट था, शायद कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगता है मतलब ऐसी कोई भी रुकावट नहीं आएगी जो आपको IAS बनने से रोक दे, ठीक है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं GS1 पे। देखिए GS1 में थोड़ा सा बेसिक अच्छे से पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री है आपको फ्रीडम स्ट्रगल एकदम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे आएगा ही, ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी है या फिजिकल ज्योग्राफी है, ओशनोग्राफी है, जो भी है इसमें थोड़ा बेसिक पूछते हैं, मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है, अर्थक्वेक्स के बारे में, डिजास्टर्स के बारे में, जो भी मतलब बेसिक आपको अच्छे से करना है फर्स्ट वाले पेपर में। सोसाइटी आप मतलब मेन 365 पढ़ लीजिएगा, या सोसाइटी के लिए आप डेली जो भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे कवर हो जाएगा, और सोसाइटी की आपकी क्लासेस होती होंगी तो आप वहां से देख लीजिएगा, लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा बेसिक का ज्यादा रोल होता है, करंट अफेयर्स GS1 में थोड़ा सा कम होता है, बेसिक ज्यादा होता है, तो इस पे आप बेसिक पे एकदम कमांड रखिए GS1 में, ठीक है। और अपना मतलब आप क्वेश्चंस देख लीजिए, सबसे ज्यादा शायद हिस्ट्री से ही आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल वाले मूवमेंट से, वैसे तो देखिए UPSC डायनेमिक है, कभी कुछ भी पूछ ले, मतलब पोर्शन कुछ भी चेंज कर दे, हो सकता है इस बार ज्योग्राफी के ज्यादा आ जाए, तो आप ऐसे मतलब एकदम फिक्स करके ना चले, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी UPSC का सिलेबस है वो सारा अच्छे से कवर करें, ठीक है। अब GS2 पे इसमें वही पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मतलब कोई स्पेसिफिक मैंने ऐसा कुछ बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब आप डेली जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मेंस के टाइम में जो आपकी जो टेस्ट सीरीज होंगी उसके जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं वहीं से इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाता है, क्योंकि शायद 2 क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लास्ट में, तो वो मुझे लगता है वहीं से कवर हो जाएंगे। मतलब देखिए स्मार्ट वर्क करना है, 1 साल में करना है तो स्मार्ट वर्क करना है। अब इतना वास्ट सिलेबस है, अगर हम सारी चीजें सोचे कि सारे रिसोर्सेज कंप्लीट करें तो शायद रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो GS2 के लिए पॉलिटी ये एकदम अच्छे से, मतलब जो भी लक्ष्मीकांत है या जो भी आपकी कोचिंग की जो भी बुक है जो आपको मिली हुई है उसको इतनी बार पढ़ना है कि मतलब टिप्स पे हो जाए। मैं लक्ष्मीकांत कम से कम 10-12 बार पढ़ी होगी, 10-12 बार, मतलब ऐसे कि मुझे एकदम ये हो गया था कि हाँ कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे तो एकदम मतलब सारे कॉन्सेप्ट एकदम आपके टिप्स पे हो जाए, ऐसे आपको पढ़नी है पॉलिटी। और IR के लिए मैंने बता दिया, IR के लिए ज्यादा पढ़नी है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मतलब मेंस के टाइम आपको जो दृष्टि से सीरीज मिलती है, टेस्ट सीरीज, उसमें मॉडल आंसर से हो जाएगा, वो आप उस टाइम 3 महीने होते हैं तो कवर करेंगे। अब GS3 ये सबसे टफ, ये वाला पेपर आता ही नहीं है, इसमें इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे हैं, क्या क्या है, सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, हाँ इसमें थोड़ा सा डायनेमिक होता है और थोड़ा इसमें करंट ज्यादा आता है। मुझे थोड़ी करंट से दिक्कत रहती थी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि आप बेसिक भी कवर कर लें और फिर करंट भी कर लें, रिवीजन भी कर लें, तो करंट में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती थी, आपको नहीं आएगी पर क्योंकि आप मेरे ज्यादा सिंसियर है ना। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप, आपकी क्लासेस जो चलती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब और सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब बेसिक आइडिया हो, जैसे NDRF है, NDMA की जो गाइडलाइंस हैं सब में वही है, मतलब कोई भी आपदा आएगी तो आप कैसे मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे आपके, तो वो सारे, ठीक है। अब GS4 ये वाला पेपर सबसे अच्छा है हमारे लिए, GS4 मतलब इसमें हम सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसको मतलब ऐसे लाइटली नहीं लेना है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ले लिया था तो शायद मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो इसको इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं GS4 में, इसलिए इसको एकदम अच्छे, और इसमें पढ़ना भी ज्यादा नहीं है, मतलब जो भी आपकी बुक्स हैं जो बेसिक आपका मतलब
मतलब सिलेबस है उसके हिसाब से जो आपको कोचिंग से मिली है, जो भी आप पढ़ेंगे वो एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद तो ये मतलब प्रैक्टिकल है, आपको केस स्टडी मिलेगी, आपको सोल्व करनी है। और केस स्टडी के लिए मैं कहूंगी आपकी टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा आप केस स्टडीज देखेंगे उतने मतलब आपको ये रहेगा कि हाँ मतलब ये मैंने सोल्व कर ली ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम। तो जीएस 4 के लिए मुझे लगता है टेस्ट सीरीज सबसे मतलब लगानी चाहिए सबसे ज्यादा जीएस 4 के लिए। और मैं आपको केस स्टडी का थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे लिखना है उस टाइम, ठीक है। तो जीएस 4 के लिए अब आ जाते हैं ऑप्शनल पे, ये मेरा फेवरेट, ठीक है, ये वाला मेरा फेवरेट है। तो हिंदी लिटरेचर था मेरा ऑप्शनल, तो आप में से भी ज्यादातर बच्चों का होगा हिंदी। अच्छा कुछ का हिस्ट्री होगा शायद, पर हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर मिलते हैं हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन हिंदी में भी अच्छे मिलते हैं मतलब। तो ऑप्शनल में 2 पेपर हैं, पैटर्न आपको पता है ना सारा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 इसमें अटेम्प्ट करने हैं। पहले वाला 5 वाला कंपलसरी है और फिर सेलेक्ट करने हैं हमें उसमें से। तो देखिए इसके जो पहला पार्ट होता है, पहला पेपर का क्या खंड होता है जो, इसमें ये भाषा वाला है, इसमें आप जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये तो एकदम मैं भाषा वाले के लिए कोई भी कुछ प्रीफर नहीं करूंगी, बस सर के जो नोट्स हैं एकदम मतलब रट लेना है उनको एकदम अच्छे से। मैं मतलब ऐसे लगा लो कि जैसे ऐसे पूछा गया अवट, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं पहले वाले पेपर में, तो वही सर के नोट्स से उठा के डायरेक्ट जैसे अवट की विशेषताएं पूछता है वो व्याकरणिक, तो एकदम मतलब कट कॉपी पेस्ट कर देना है वहां जाके, एकदम मतलब नोट्स एकदम रट लेना। इसका जो पहला पार्ट है ना क्या खंड जो भाषा वाला है वो सीधा नोट्स में से आएगा। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, सिर्फ नोट्स पढ़े थे, सिर्फ नोट्स। लेकिन नोट्स मैंने इतनी बार पढ़े थे कि मतलब एकदम मुझे याद हो गए थे। जैसे सर का जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना नोट्स में, मैं पेपर में वो पहले नंबर पे लिख के आई हूं, दूसरा है वो दूसरे नंबर पे लिख, मतलब इस कदर मैंने उसको रट लिया था कि पहला वाला पॉइंट पहले नंबर पे, दूसरा वाला दूसरे पे, ऐसे। और भाषा खंड में मतलब ये हमारे पास होता है कि तो मतलब गुड स्कोर है, तो इस वाले में तो इस वाले में बस आपको सर के नोट्स अच्छे से रख लेना है एकदम। सर के नोट्स से सब पढ़ते हैं, सबके सेम एग्जांपल हैं। आप पेपर जब एग्जामिनर चेक करेगा तो सबको सेम एग्जांपल मिलेंगे, सबके वही एग्जांपल है। तो थोड़ी सी मुझे लगता है आप एग्जांपल चेंज कर दीजिए, जैसे गोदान हम पढ़ेंगे, मेलाचल हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें से हमें लगे जैसे नोट्स आप लेके बैठ रहे हैं और हमें लगे कि इस एग्जांपल की जगह ये वाला एग्जांपल सेट हो सकता है, तो एग्जांपल चेंज कर दीजिए। थोड़ा सा मतलब उससे अलग लगता है। मैंने इस बार लास्ट टाइम तो मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया है, मतलब एग्जांपल थोड़े से चेंज करके, तो देखते हो। लेकिन मुझे लगता है मतलब जैसे सर से बात हुई जिनसे भी कि एग्जांपल थोड़े से बदल दीजिए, उससे थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ठीक है। और ऑप्शनल में तो क्या बताऊं, ऑप्शनल में तो बस देखिए रिवीजन पे है। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शनल, मैं जब प्रीलिम्स मेरा हो गया था उस टाइम तक मेरा सिर्फ ऑप्शनल अच्छे से तैयार था, एकदम अच्छे से तैयार था। तो मुझे लगता है ऑप्शनल आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। ऑप्शनल में 270 प्लस तो लाने ही लाने हर हाल में, मतलब 300 अगर आ गए तो आईएएस सीधा है, ठीक है। तो 270 प्लस से ऊपर लाने ही लाने, मतलब 270 प्लस लाने ही लाने, 300 अगर आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ऑप्शनल के लिए मैं बस ये बोलूंगी कि बार-बार रिवीजन करना है। देखो हिंदी में हमारा एक फायदा होता है कि अपडेट नहीं करना है, कुछ न्यूज़पेपर से नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा क्या करना है, रटना है। जितना आप मतलब अच्छे से रट सकते पहला पेपर, दूसरा वाला पेपर थोड़ा सा समझना भी है, मतलब समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है उस हिसाब से। तो ऑप्शनल आप अच्छे से कर, मतलब अगर ऑप्शनल पे कमांड हो गई तो कुछ जीएस वाला मतलब मैनेज हो जाएगा अगर कहीं मिस्टेक हुई, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जैसे ऑप्शनल के 16 टेस्ट मिलते हैं, वो लिखने हैं, मन नहीं करेगा बिल्कुल लिखने का, मैंने तो 2 ही लिखे थे लेकिन लिखने हैं बिल्कुल भी। मैंने सोचा था लास्ट टाइम कि इस बार अगली बार सारे लिखूंगी, लेकिन इस बार 3 तक ही हुआ, 3 लिखे। लेकिन लिख लेना, क्योंकि मैंने चाहे लिखे नहीं हो लेकिन मैंने सारे मतलब जितने भी टेस्ट हैं उनकी फ्रेमिंग कर ली थी। जैसे टेस्ट लेके और पहला क्वेश्चन को मैं क्या लिखूंगी और फिर देखिए अच्छा इसमें ये वाला मैंने नहीं लिखा जी, और सीधा राइटिंग स्टार्ट की। मुझे एक रहता था ब्लैक पेन वाला कि क्या करें, ब्लैक पेन यूज करें ना करें, थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा होता है। तो लास्ट टाइम मैंने खूब ब्लैक पेन यूज किया था, मतलब जितना मुझसे हो पाए जीएस में भी और ऑप्शनल में भी ब्लैक पेन अच्छे से यूज किया था, हेडिंग वेडिंग। लेकिन आप अपनी स्पीड देख के करिएगा, मतलब क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आप ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं। और सर की बुक आती है निबंध दृष्टि वाली, वो मैंने भी पढ़ी थी मतलब आइडिया लेने के लिए। और एक निशान जैनसर की आती है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से मतलब मुझे लगता है कि देखनी चाहिए आपको। मतलब उसमें जो टॉपर्स ने ऐसे लिखे हैं वो सब, उसमें से मैंने क्या किया था, मैंने पढ़े तो 2-4 ही थे लेकिन कुछ कोट्स थे उसमें बहुत अच्छे, तो मैंने सारे ऐसे में से जो कोट्स थे अच्छे जो उन्होंने लिख रखे थे टॉपर्स ने, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे लिखना होता है, मतलब इतनी गहराई होनी चाहिए बातों में, डायमेंशंस कितने उठाने हैं और थोड़े कोट्स मतलब अच्छे। और हिंदी साहित्य वालों को तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, कोट्स इतने रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ऐसे के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप अपना ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन की तैयारी वैसे ही हो जाएगी, मतलब सॉरी ऐसे की तैयारी वैसे ही हो जाएगी। बस हाँ पेपर से पहले ऐसे लिख के देखना है, वो आप जब मेंटरशिप में जाएंगे प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो अपने आप आपको इतने मतलब टेस्ट लिखने पड़ेंगे कि ऐसे आप लिख लेंगे। तो ऐसे के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस थोड़ी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। उनका बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा था हैंडराइटिंग के बारे में भी, तो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब कम से कम एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से समझ रहा है, उसको लग रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। और ऐसे में तो इतना टाइम होता है कि आप अच्छे से सोच सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, ब्लैक पेन अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी मतलब ठीक होनी चाहिए, मतलब कि ताकि सामने वाले को देखो, थोड़ा तो फर्स्ट इंप्रेशन होता ही है हैंडराइटिंग का, तो मतलब कोशिश करिए कि ठीक लिखे हैंडराइटिंग। तो ऐसे के लिए बस इतना ही, ऐसे में तो यही है। तो मेरी तरफ से तो हो गया, यही बताना था मुझे। छोड़ दूं इसमें से, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लूं, ये भी लिख लूं। तो मैंने ज्यादा नहीं बनाए, थोड़े थोड़े बनाए थे। मैंने बताया जैसे हिंदू के बनाए थे मैंने, लेकिन मेरी ये गलती हो गई कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नहीं बनाए। आप ये करना, जब आप हिंदू पढ़े तो प्रीलिम्स की अलग नोटबुक, मेंस की अलग। आपको लगे कि कोई ऐसा फैक्चुअल है तो प्रीलिम्स वाली में नोट करना, और कोई ऐसा लगे कि मतलब अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट आया है कि हाँ उसमें हम दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कुछ उसके पॉजिटिव बताए गए हैं, कुछ नेगेटिव बताए गए, तो वो डायरेक्ट मेंस में आ सकता है, तो आपको मेंस वाली में नोटबुक मतलब नोट डाउन करिए। और ऑप्शनल के लिए नोट्स मैंने नहीं बनाई, ऑप्शनल के लिए सबके नोट्स हैं, तो नोट्स बनाने में क्यों ही मुझे लगता है ऐसा। मतलब प्रदीप द्विवेदी हैं, देखा होगा ना उनका भी आपने, हिंदी साहित्य में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं उनके 1-2 वीडियो देखा था जब मैंने शुरू किया, तो उन्होंने भी बोला था कि मैंने नहीं बनाए, तो मुझे लगा मैं भी तो मैंने भी नहीं बनाया। मुझे लगा ठीक है, मतलब जितना टाइम मैं नोट्स बनाने में लगाती उतना मैंने एक बार और रिवीजन कर लिया। तो मतलब ऑप्शन की तो मैं यही कहूंगी कि मतलब मुझे लगता है कि हमारा सिलेबस इतना कम है हिंदी का कि आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, मतलब उतना आप रिवीजन करें। और ये होता है कि पेपर के टाइम कैसे याद करेंगे, 2 मतलब 5 दिन मिलते हैं ऑप्शन से पहले मेंस में, तो मुझे लगता है 5 दिन इनफ होते हैं। आप नोट्स को एक बार मतलब गो थ्रू कर सकते हैं, उससे 5 दिन होते हैं, शायद 7 बुकलेट होती है हमारी नोट्स वाली, तो आप एक दिन में 1.5 भी करेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा पूरा। तो ऑप्शन के लिए तो नहीं, जीएस के लिए आप देख लीजिएगा। और आपको लगे कि हाँ कहीं कहीं बनाने चाहिए, कोई सबके नोट्स हैं तो नोट्स बनाने में क्यों ही मुझे लगता है ऐसा। मतलब प्रदीप द्विवेदी हैं, देखा होगा ना उनका भी आपने, हिंदी साहित्य में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं उनके 1-2 वीडियो देखा था जब मैंने शुरू किया, तो उन्होंने भी बोला था कि मैंने नहीं बनाए, तो मुझे लगा मैं भी तो मैंने भी नहीं बनाया। तो मतलब ऑप्शन की तो मैं यही कहूंगी कि मतलब मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज मुझे लगता है बेसिक बुक होती हैं,
और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पढ़ना चाहिए। अब देख लीजिए सारे टॉपर्स आई थिंक ऑलमोस्ट ये बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मुझे मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एकदम एनसीईआरटी से शुरू की थी। एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है और ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स 9 से स्टार्ट होती है। तो 9th वाली में तो कुछ है नहीं, पालमपुर की कहानी है। तो और वही 11th में भी एक शायद माइक्रो है, तो माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें ग्राफ है। वो तो मैं तो ऐसी थी कि मैं तो ग्राफ भी पढ़ दिए थे। तो मतलब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, वो वाली नहीं पढ़नी है जिसमें मैक्रो है, जिसमें मतलब मुद्रास्फीति और ये सब बताए गए, वो वाला पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी पर पढ़ लेनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे एकदम बचपन से हम पढ़ते हैं, मतलब 10th 11th 12th 10th तो सभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी होती है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो पढ़नी ही है, मस्ट है वो तो। वो जो उसमें 11th की ज्योग्राफी है, शायद फिजिकल ज्योग्राफी नाम है उसका, भौतिक भूगोल, हाँ वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी हार्ड है। पहली बार में पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या लिख रखा है उसमें, समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहा है। तो पहले बार में नहीं आएगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पढ़नी ही है वो वाली। तो एनसीईआरटी देख लीजिए, अगर टाइम है तो मुझे लगता है पढ़ लेनी चाहिए। मतलब मैं यही बोलूंगी कि पढ़ लेनी चाहिए। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप आ सकते हैं क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप रैंक में शामिल हो सकते हैं क्या? अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम फर्स्ट रैंक को पता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी डिजास्टर जो भी है, जो एकदम कोर सब्जेक्ट है। जैसे पहले वाले में जीएस 1 में हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, दूसरे वाले में पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, मतलब प्राइमरी तो नहीं लेकिन सेकेंडरी है, इतना इंपॉर्टेंट वो भी। थर्ड वाले में इकोनॉमिक्स है। ये मतलब कम से कम 10 सब्जेक्ट तो हैं। तो आप इस हिसाब से अपना मतलब टाइम दीजिए कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जैसे मैंने बताया आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने देखा है आपकी तो कोचिंग में भी जो बुक्स मिलती है लिखा रहता है कि इस टॉपिक से इस साल में इतने क्वेश्चन आए, तो आपके लिए तो और भी इजी है। तो आप उस हिसाब से टाइम दीजिए, लेकिन देखिए सिलेबस पूरा करना है। मतलब हिस्ट्री का सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपका स्पेक्ट्रम जो मतलब जो भी है, आपका जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके सोर्सेज हैं, वो पूरे होने चाहिए। आपको उस टाइम जब आप मेंस लिख रहे हैं तो ये टाइम ये फील होना चाहिए कि हाँ मतलब मैंने सिलेबस अच्छे से कवर किया है। टाइम मैनेजमेंट देखिए थोड़ा आपको खुद ही करना पड़ेगा उसमें। मतलब आप अगर दिन को पढ़ने वाले हैं या रात को पढ़ने वाले हैं, और किस सब्जेक्ट को आप कितना अच्छे से पढ़ जाते हैं। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती है तो मुझे उसमें ज्यादा टाइम लगता है, पॉलिटी में अच्छे से पढ़ लेती हूँ तो कम टाइम लगता है। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है। ओके मैम, हम करंट अफेयर्स जैसे हमारा एग्जाम होता है प्री, तो हम कितने दिन पहले का रेडी करें, कितने टाइम पहले का? मैम करंट अफेयर्स की तैयारी हम कैसे करें कि हमारा एग्जाम अगर जून में है प्रिलिम्स, तो हम कितने समय का पहले का इसको रेडी करें? मैंने बताया ना, एक साल, मतलब एक साल का तो आपको एकदम होना चाहिए। मैंने अगस्त में शुरू किया था, अगस्त 2020 में, और मेरा जून 2021 में प्रीलिम्स था, लेकिन वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया था 2 महीने, शायद अक्टूबर में से सितंबर में था कुछ ऐसा। तो मतलब एक साल का तो आपको एकदम कवर करना है। आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं अगर आपकी कोचिंग चल रही है, तो मुझे लगता है एक साल से ज्यादा की होती होगी, तो आप इतना तो कवर करिए कि 1 1.5 साल का हो जाए। मतलब और मैम जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो उसके लिए क्या करें, उसको कैसे इंप्रूव करें? हैंडराइटिंग कि मैम हैंडराइटिंग यस मैम हैंडराइटिंग। देखिए थोड़ा सा ना लैंग्वेज मैटर करती है। अब सबकी कैपेसिटी अलग होती है, शायद मेरी कैपेसिटी आप जितनी नहीं है और आपकी मेरी जितनी नहीं है। तो मैं थोड़ा, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं वैसे लिखती थी, मतलब अच्छे अच्छे शब्द भारी भरकम वाले, अभिभूत और पता नहीं क्या क्या लिख देती थी क्वेश्चंस में, है ना। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, और हिंदी साहित्य वालों की तो हिंदी साहित्य से हो जाती है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आप लिखें तो अच्छा लिखें। ठीक है, तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो कोचिंग आपके पास अवेलेबल है, डेली आपके टेस्ट होते हैं, तो आपको लिख लेना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें हमेशा डिसिप्लिन ही रहना है एकदम, और सारे टॉपर्स एकदम डिसिप्लिन रोज लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग आपको प्रीलिम्स से पहले शुरू कर देनी चाहिए। मतलब प्रीलिम्स के बाद तो आपकी चेक भी होने लग जाएगी, मतलब आपकी तो पहले भी चेक हो जाती है डेली जो टेस्ट है, तो जो डेली टेस्ट होते हैं वो लिख लिया। मतलब आपकी तो पहले भी चेक हो जाती है डेली जो टेस्ट है, तो जो डेली टेस्ट होते हैं वो लिख लिया करें। मतलब थोड़ा सा उसमें नानु करना करें, बस थोड़ा डर रहता है। जब एक बार आप लिखना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जैसे ये तो पता है, सबसे पहले इंट्रो होता है। इंट्रो में क्या करना है, 2 से 3 लाइन का लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। जैसे कुछ भी कोई स्कीम पूछा है या कोई वाटर पोल्यूशन पे पूछा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 की क्रांति, कुछ भी इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 2 से 3 लाइन का। उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है, जो क्वेश्चन की मुख्य डिमांड है, मतलब जो उसमें पूछ रखा है। देखिए डिमांड समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब वहाँ इतना प्रेशर होता है मेंस के टाइम कि आपको बस पढ़ना है क्वेश्चन, डिमांड समझना, सीधे लिखना है। इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि आप उस टाइम सोच पाए। अगर आपका पेन रुक गया बीच में तो इसका मतलब क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए आपको पहले से इतना प्रिपेयर होकर जाना है कि उस टाइम आप इतने, मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन पढ़ें और डिमांड अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से। अगर वो रीजंस पूछ रहा है तो आपको रीजंस ही लिखने हैं। कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हो गई 1 2 क्वेश्चंस में, सबसे हो जाती है शायद। लेकिन मैं मतलब आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डिमांड एकदम गलत नहीं समझनी है। जो वो पूछ रहा है चाहे उस पे 10 सेकंड लग जाए, एक बार रुक के आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, देन इंग्लिश में पढ़िए। क्योंकि कभी-कभी मिसप्रिंट, मतलब ऐसा, मतलब ट्रांसलेशन में हो जाता है कि वो इंग्लिश में कुछ पूछ रहे हैं, हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं, तो आप हिंदी का भी पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश का पढ़िए, और फिर अपनी मतलब जो उसने पूछा है एग्जैक्ट वही डिमांड लिखनी है आपको, मतलब उसका ही आंसर लिखना है। तो बॉडी में आप वही लिखेंगे जो उसकी मेन डिमांड है। उसके बाद कंक्लूजन। हाँ, और एक सेकंड, बॉडी में लिखेंगे कैसे? देखिए कोशिश करिए कि जितने एस्पेक्ट्स वो पूछ रहा है, जितने डायमेंशन वो पूछ रहा है, सारे कवर हो जाए। चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन, इस बार जीएस 2 में शायद एक क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स के बारे में पूछा था और सार के बारे में पूछा था, 10 नंबर में पूछा था। उसमें उसने ये भी पूछा कि क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी बताओ, इनमें समानताएं भी बताओ, आगे की राह भी बताओ, ये इससे अलग कैसे, मतलब 4-5 चीजें पूछी थी 10 नंबर में। और 10 नंबर में सिर्फ 2 पेज होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो कोशिश करना है चाहे आप 2-2 पॉइंट लिखें, लेकिन जितनी वो पूछ रहा है आप सारी एड्रेस करें। मतलब समानता भी बताएंगे आप, असमानताएं भी, जितनी वो पूछ रहा है, जितने एस्पेक्ट को पूछ रहा है, चाहे आपको 1 पॉइंट आता हो, 2 पॉइंट होता है, दैट डजंट मैटर, लेकिन जितने वो पूछ रहा है आपको सारे एड्रेस करने हैं। दूसरा, कोशिश करनी है कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें। ठीक है, मतलब जितना, मतलब एग्जामिनर के लिए हमें इजी बनाना है कि हम मतलब वो आसानी से चेक करें। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो उसके लिए इजी रहेगा कि वो आराम से जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो समझ जाए। तो कोशिश करिए जब टेस्ट लिखें तो पॉइंट्स में लिखें। और मैं ऐसे लिखती थी, जैसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, मान लो 3 लाइन का यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो उसने मेन पूछा है मैं यहाँ हेडिंग बना देती थी। ब्लैक पेन से अगर आप कंफर्टेबल है तो ब्लैक से, अदरवाइज ब्लू से बना दीजिए, क्योंकि पेन जब चेंज होता है तो वो थॉट प्रोसेस एक बार रुकती है। ये इस बार मुझे लगा कि ऐसा होता है। लास्ट टाइम तो मैंने बस पेपर पूरा कर दिया था कि पूरा हो जाए, बस किसी तरह जो आता है लिख देना है बस सारा। लेकिन पेन चेंज भी किया लास्ट टाइम, मतलब ब्लैक ब्लू। इस बार नहीं किया, सिर्फ ब्लैक मतलब ब्लू से लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस रुकती है, पेन चेंज करते हैं उस टाइम। तो हेडिंग बना दीजिए बस ऐसे, आप उसको बॉक्स में कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पॉइंट डालें, उसके बाद यहाँ नंबर डालेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि इसकी सब हेडिंग बनानी होती है। तो मैंने ये किसी टॉपर से सुना था, मतलब उसकी शायद कॉपी देखी होगी, शायद सुना होगा। तो मैं यहाँ ऐसे 1.1 ऐसे बनाती थी, फिर ऐसे लिखती थी इसमें ऐसे, फिर यहाँ इसके लाइन में लिखती थी 2, फिर ऐसे। तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब देखने में समझ में भी आ जाता है कि ये हेडिंग है और इसकी ये सब हेडिंग्स है। 1.1 1.2 ए लिखते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है हिंदी वाले, तो 1 ही लिखिए, 1 फिर देन 1.1 1.2 ऐसे। ठीक है, उसके बाद आएगा कंक्लूजन।
देखिए बॉडी में आपकी नॉलेज मैटर करती है, जो उसने पूछा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं, आपने अच्छे से एड्रेस किया है या नहीं, वो मैटर करता है। लेकिन कंक्लूजन आपको हमेशा क्या होते हैं, एसडीजी पता है ना आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य, ये वाले आपको 13 की तरह याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे 2 3 4 5 सारे एकदम टिप्स है। जैसे कोई भी गरीबी पे क्वेश्चन आया, मुझे याद था कि एसडीजी 2 तो डालना ही डालना है, नो पॉवर्टी जीरो होगा पहला, सॉरी एसडीजी 1, ठीक है। तो एकदम 13 की तरह आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन आते ही आपको समझ में आ जाए इसमें ये वाला एसडीजी डालना है। जैसे क्लाइमेट एक्शन पे आ गया तो मैं एसडीजी 13 डालूं ही डालूंगी, चाहे मैं इंट्रो में डाल दूं चाहे मैं कंक्लूजन में डालूं, लेकिन मैं कोशिश करती थी कंक्लूजन में डालूं। तो आप अपने कंक्लूजन में तो एसडीजी डालेंगे। एक अभी वो जो प्राइम मिनिस्टर का मन की बात में वो 5 प्रण वाला याद है ना, याद कर लीजिए, पांचों विकसित देश और जो भी है उनका वो वाले, मैंने पूरी कोशिश की कि लास्ट में जहां भी हो सके 5 प्रण एक दो क्वेश्चंस में लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद एक था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, ये मैंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे और ऐसे मतलब लास्ट में थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए। और भी थे मतलब ऐसे 4-5 मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे जो भी आपको पॉइंट मिले वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, या मैंने किसी टॉपर की कॉपी से और देखा था कि पता नहीं किसी से देखा था कि वो कोई बुक डालते थे, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई गरीबी या विकास को लेकर, अमर्त्य सेन की बुक है काफी, तो आप कोशिश करिए कि ऐसा कुछ इनोवेशन करें कि मतलब एग्जामिनर को, क्योंकि मार्क्स वही देने होते हैं लास्ट में, तो थोड़ा सा अगर उसको लगेगा कि कुछ अलग हुआ है तो आप कोशिश करिए कोई बुक जो अच्छी है, मतलब अमर्त्य सेन की है, जो भी मतलब अच्छे लोग हैं इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में, आप उनकी बुक कोट कर दें मतलब नीचे कि इस बुक में भी भारत के लिए ऐसा कहा गया है, तो मतलब हम आशा करते हैं कि तब तक हम ऐसा कर लें, मतलब अच्छा मतलब एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। तो कंक्लूजन डन। और तो बस ये बताना है मुझे। हाँ बोलिए, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, मतलब दोनों मैप आप एकदम ऐसे कर लीजिए कि 2 मिनट में बना दे, 2 सेकंड में। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, मैं देख के बनाती थी एक दो बार, लेकिन 2 बार मतलब 4-5 बार मैंने प्रैक्टिस की और फिर एक दो टेस्ट में यूज लिखती थी और फिर ऐसे करती थी, ऐसे 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 और ऐसे। मैंने किसी में देखा नहीं था, एक दो लोगों की में देखा था तो मुझे लगा अच्छा है, तो ऊपर में लिखती थी पॉजिटिव और नीचे में लिखती थी नेगेटिव, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर ज्यादा मुझे याद है तो मैं यहाँ ऐसे कर देती थी, यहाँ लिख दिया, जैसे ये पेज होता है ऐसे ऐसे, यहाँ मैं टॉपिक लिख देती थी और फिर ऐसे 1 2 3 फिर जैसे याद आते रहते थे पेपर में, क्योंकि पहले से तो सोचते नहीं, लिखते रहते याद आते रहते, तो मैं बढ़ाती रहती थी ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला ये सबसे ईजी है, जब लास्ट में एकदम 4-5 क्वेश्चन बचे और एकदम घसीट के लिखना है तो उस टाइम ये वाला लास्ट में तो ऐसे ही होता है, टाइम इतना कम रहता है। और इथिक्स वाले पेपर में तो बहुत मतलब टाइम का ये है कि इस बार भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक पे क्वेश्चन 10 नंबर का रह ही गया वो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है इथिक्स में, और इस बार शायद थोड़ा लेंथी पेपर था, सबका ही छूटा है, तो आप कोशिश करिए कि पेपर छूटे ना किसी भी हालत में, मतलब थोड़ा चाहे लास्ट में, इस बार मेरे को लगा कि थोड़ा भर भर के लिखना है तो मैंने दोनों पेज फुल यहाँ तक लिखा भर भर के इस वजह से वो एक छूट गया। लेकिन आप कोशिश करिए कि लिखे तो अच्छा, मतलब मैंने बात की ऐसे टॉपर से जो जिनको अच्छे मार्क्स मिले थे मेंस में, तो सबने ये बोला कि भर के लिखना है, यहाँ तक लिखना है, उसको लगना चाहिए कि हाँ इतना मीटर रखिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिए, डेली 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो जाए किसी दिन बर्थडे वाले दिन लेकिन मतलब 8 आवर्स कंप्लीट करनी है, किसी दिन 10 हो जाए किसी दिन 6 हो जाए, लेकिन आपकी नॉलेज तो प्रीलिम्स में चेक हो गई है, मेंस में चेक हो गई है, तो इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जज होगी कि आप कैसी पर्सनैलिटी हैं और कितना आपका कॉन्फिडेंस है। और ये सब ऐसे होता है, कह देते हैं कि ये वाला बोर्ड हार्ड है, ये वाला इजी है, मतलब आपको उस टाइम ही पता चलता है जब आप वहाँ केबिन के बाहर बैठे होते हैं, जब आपका नंबर आता है आपको तभी पता चलता है कि किस बोर्ड में आपका है, मतलब एट लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलेगा कि किस बोर्ड में आपका नंबर है। आपको इंटरव्यू ने बैठा दिया, फिर ऐसे बोली कि चलिए कंफर्टेबल है आप, मैंने बोला हाँ मैम। फिर उन्होंने बोला कि हम देखिए इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे, आपको अगर ट्रांसलेटर की जरूरत है तो आप ट्रांसलेटर बुला सकती हैं, अदरवाइज आप अपने क्वेश्चंस कैसे भी मतलब आंसर्स कैसे भी दे सकती हैं। तो मैंने बोला नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। फिर मैंने पूछे क्वेश्चन, मतलब मैंने क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉरी बोल दीजिए कि मैम सॉरी आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो वो ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। लेकिन अच्छा होता है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है उससे। और अगर कोई पहले अटेम्प्ट में जा रहा है वहां तो फिर तो अलग ही बात होती है, उनको भी लगता है कि भाई पहले अटेम्प्ट तक बच्चा यहाँ तक आया है और एकदम फ्रेश है, 22 साल का है, 22 साल की है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसका इफेक्ट होता है। और उसके बाद तो फिर आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आप जो भी बोले बस कॉन्फिडेंस से बोले, और इंटरव्यू के टाइम तक आप इतना पढ़ लेते हैं कि मतलब नॉलेज की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो उनको ऐसे मतलब भटकाना नहीं है कि नहीं मतलब कुछ भी बोल दें। अगर आपको नहीं मतलब नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर, तो आप सिंपली बोलिए सॉरी मैम या सॉरी सिस नहीं पढ़ी, मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है और आप इतना पढ़ लीजिए, बस लीजिए, बस मोर देन इनफ है। मैं अपने रिसोर्सेज मतलब यही रहे हैं, एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, उसके बाद मतलब हर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स रही हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बिपिन चंद्र की दोनों बुक्स पढ़ी हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों, और पॉलिटी के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और लक्ष्मीकांत सर की एक गवर्नेंस की भी आती है बुक, वो मैंने देखी थी, मतलब पूरी मैं पढ़ी नहीं लेकिन मैं देख ली थी कि हाँ इसमें क्या क्या है। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर, पहले तो एनसीईआरटी सबकी, उसके बाद माजिद हुसैन सर, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी बुक है और थोड़ा सा पढ़ना होता है डिफिकल्ट, तो मैंने उसमें से सिलेक्टेड पढ़ा था, मतलब और मैंने ऑनलाइन भी बहुत पढ़ा था, मतलब जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वो मैं ऑनलाइन कवर कर लेती थी, मतलब काफी टाइम लगाती थी, अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीपल मतलब सोर्सेज से लेकिन मैं कवर कर लेती थी। और जीसी लियोन मैंने पढ़ी है, इंग्लिश में है वो लेकिन मैंने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, नोट्स बनाए उसके, तो देखिए सोर्सेज अलग हो सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह पढ़ी है, बहुत मोटी बुक है लेकिन मैं लाई थी कि पढ़ूंगी, फिर मैंने संजीव वर्मा ले ली, और किसी को अपने बताया कि संजीव वर्मा भी अच्छी है, तो मैंने संजीव वर्मा पढ़ी, फिर लेकिन रमेश सिंह मेरे पास थी तो मुझे कुछ उसमें अच्छा लगता था, या संजीव वर्मा में समझ में नहीं आ रहा है तो रमेश सिंह भी पढ़ी थी। उसके बाद बजट पढ़ेंगे आप, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे आप, फिर एक दो मतलब ऑनलाइन भी बना सकते लेक्चर्स हैं जो मतलब, और एथिक्स के लेक्सिकॉन पढ़ी थी, और उसके बाद दृष्टि की टेस्ट सीरीज दी थी जो यहाँ मेंटरशिप में हुई थी, और फिर सिर्फ सबके नोट्स पढ़े थे और कुछ भी नहीं पढ़ा, बस टेस्ट सीरीज दी थी और वो भी दृष्टि की सिर्फ। और क्या रह गया? और मैम जैसे मैंने अपनी बोझ काउंसलिंग करवाई है इस प्रिपरेशन से पहले, यूपीएससी में आप सोचेंगे 6 महीने में ही आप सब कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 1 साल 1.5 साल तो आपको चाहिए कि आप एकदम सिंसियरिटी से और पूरी मेहनत से पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो 1.5 साल 1 साल तो आपको चाहिए। 1 साल की प्रिपरेशन बस, और आधा में मतलब हाफ ईयर तो जब हम पेपर देते हैं उसमें हो जाता है, पहले प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें हो जाता है। लेकिन मैं बस ये कहूंगी कि रिवीजन अच्छे से करिए, मतलब जो आपको आता है उसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैं अटेंड कर ले जाऊंगी। मेरा बेसिक इतना मैंने स्ट्रॉन्ग किया था कि मेरे को ये था कि प्रीलिम्स में अगर बेसिक से कोई क्वेश्चन आया ना, संसद पे, राष्ट्रपति पे, राज्यसभा पे, वल्नरेबल एनिमल्स पे, आईयूसीएन पे, इन पे कुछ भी आया तो मैं कर ले जाऊंगी, मतलब बेसिक वाला क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, मुझे ये था, क्योंकि करंट थोड़ा सा डायनामिक होता है, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद करंट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपको करंट नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूं कि जिस चीज में आप एकदम कंफर्टेबल हैं उस पे मतलब ऐसी कमांड कर लीजिए कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। इंग्लिश अखबार पढ़ना नहीं आता वो क्या करे? पढ़ना नहीं आता, पढ़ना तो सीखना पड़ेगा। मान लो उसको आता ही नहीं हो तो फिर वो क्या करे? हिंदी का पढ़ लीजिए आप,
हिंदी का काम याद रख बारिश में, हिंदी का मतलब करंट कहाँ से पढ़े? हिंदी का काम याद रख बारिश में, हिंदी का मतलब करंट कहाँ से पढ़े? मैंने बताया अभी कि देखिए मैं द हिंदू पढ़ती थी, ऑलमोस्ट टॉपर्स ये रिकमेंड करते हैं या तो आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। लेकिन अगर आप इंग्लिश का नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका एनालिसिस देख लीजिए। एनालिसिस तो हिंदी में होता है, वो तो आपको समझ में आएगा, या हिंदी भी नहीं आती है? नहीं मैम वो तो आती है। आती है ना, यस मैम। तो एनालिसिस देख लीजिए।